नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित सारे स्टडी मटेरियल यहाँ मिलने वाला है। पीडीएफ, वीडियो लेक्चर क्लासेज, नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज ही अपन को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास में भी इनको शेयर जरूर करना है, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर का निःशुल्क सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ और उनके क्लासेज है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज ही बिना किसी रुकावट के आज ही अपन को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज अपन बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने बात करें अपन फाइनेंस की, तो उसमें अपन ने बात की थी एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में। किसके बारे में बात की थी? पिछली क्लास में अपन एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में पढ़े थे। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में पढ़े थे। क्रेडिट यहाँ अपन जिसको लोन भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ा, इनकी डेफिनेशन देखी, इनकी क्यों आवश्यकता रहती है, अपन को कृषि ऋण की क्यों आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा अपन और बात करें तो अपन ने वो पढ़ा कि कृषि जो ऋण होता है इसकी कितने प्रकार होते हैं, ये किस किस प्रकार के होते हैं, समय के आधार पर अपन ने पढ़ा। उसके अलावा अपन ने संस्थान के आधार पर पढ़ा कि गैर सरकारी संस्थान है या सरकारी संस्थान है। उसके अलावा अपन ने और भी इसके कई बेसिस के आधार पर इनके प्रकार पढ़े। उसके अलावा अपन ने इसके गुण देखे थे कि जो एक अच्छा एग्रीकल्चर लोन होता है, कृषि ऋण होता है, उस कृषि ऋण के क्या क्या गुण होते हैं उन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसके अलावा और अपन बात करें तो इसकी अपन ने परिभाषा देखी थी और अपन ने देखा कि क्रेडिट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, उसके शाब्दिक अर्थ क्या है, उन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अगर आपने उस सेशन को नहीं अटेंड किया है तो आप उस सेशन को अटेंड कीजिए। पहले जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है बनी हुई, वहाँ ज्वाइन कीजिए और अपने सेमेस्टर को ओजीपी को और भी अच्छा बनाइए। आज अपन बात करेंगे क्रेडिट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे क्रेडिट का एनालिसिस। इसका अपन विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्रेडिट अपन देते हैं, किसी को ऋण लेते हैं या किसी से ऋण देते हैं तो उनमें किस प्रकार से अपन को विश्लेषण करना चाहिए, उन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। इसमें अपन मुख्य रूप से 4R सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन 3C सिद्धांत के बारे में जो बात करने वाले हैं। अगर अब मैं बात करूं 4R सिद्धांत की, 4R सिद्धांत में क्या होता है कि पहले तो अपन देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वहाँ से अपन को रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके अलावा अपन देखेंगे रीपेमेंट कैपेसिटी, पुनः अपन को देने की कितनी क्षमता है, रीपेमेंट करने की कितनी क्षमता है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अपन बात करें तो रिस्क होती है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी कितनी है अपन के जोखिम उठाने की कितनी क्षमता है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और चौथा आता है रीपेमेंट प्लान्स के बारे में, अपन को वापस देने के क्या क्या प्लान्स होने चाहिए अपने पास। तो रीपेमेंट्स प्लान होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल रीपेमेंट्स प्लान, इसमें अपन पूरी राशि एक साथ में दे देते हैं, और दूसरे होता है एमोस्टेड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान, इसमें अपन राशि है जो किस्तों में चुकाते हैं। आज की क्लास को अपन सेशन करते हैं। उससे पहले एक मैं आपको बात बताता हूँ, वो मेरी बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी किसी भी गलत संगति में ना पड़े। आप पढ़ाई होती है तो बढ़िया ढंग से पढ़ाई कीजिए, अगर पढ़ाई नहीं भी होती है तो कोई धंधा कीजिए, लेकिन कभी भी अपन को है किसी बुरी संगति में नहीं पड़ना है। अपन को हमेशा नशे पत्ते के जो वगैरह है इसकी लत से हमेशा अपन को दूर रहना है, इसमें आपको कभी भी शामिल नहीं होना है। अगर आप इनमें एक बार शामिल हो जाते हो तो अपना पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा लाइफ साइकिल है वो बर्बाद हो जाएगा। अपने पेरेंट्स वगैरह सब अपन से आशा लेकर बैठे हैं, तो अपन को है गलत संगति में नहीं पड़ना है। एक बार अगर अपनी गाड़ी पटरी से उतर गई तो उसे दोबारा चढ़ने में बहुत समय लगेगा, उसको रिकवर करने में बहुत समय लगेगा। अपन को अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसे नहीं है कि अपन फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपन नहीं पढ़ेंगे, फिर फोर्थ ईयर में पढ़ लेंगे, प्री पीजी कर लेंगे। अगर आप बीच में 1 साल पढ़ाई छोड़ दी, नहीं पढ़े और सिर्फ 1 नाइट फाइट की, तो बाद में भी आप है वो नहीं पढ़ पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, बैठने की आदत है वो अपनी ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि अपन को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। जो यहाँ पर आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है उनके आप नोट्स बनाइए,
उनकी क्लासों को अटेंड कीजिए और जितना हो सके उतना बीएससी में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट ने इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके अलावा और भी अपन बात करें तो यहाँ से अपने JRF PDPG अगर अपन तैयारी करें तो उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये नोट्स है बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आज ही अपन को स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। अपन ये नहीं रखना चाहिए मन में कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। समय एक बार चला जाता है, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देगा। तो अपन को किसी के चक्कर में नहीं आना है और अपन को अपनी स्टडी पे फोकस करना है। तो आज अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपनी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे ऋण विश्लेषण के बारे में। ऋण के 4R सिद्धांत एवं 3C क्या सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि अपन को ऋण देते समय या ऋण लेते समय किन किन चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए, उन सब के बारे में आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं कि ऋण देने वाली संस्था ऋण देने से पहले तथा ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण लेने से पहले ऋण का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी संस्था ऋण दे रही है या कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान से ऋण ले रहा है तो उन दोनों को ऋण देने और ऋण लेने से पहले ऋण वापस चुकाने का एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो कर देना चाहिए। ऋण की जांच के लिए हम क्रेडिट विश्लेषण के लिए 4RS एवं 3C सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं। आइए इनके बारे में अपन जानते हैं। कोई भी अपन ऋण की जांच करते हैं इसके लिए अपन 4RS सिद्धांत और 3C सिद्धांत को है ध्यान में रखते हैं। उन सिद्धांतों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले अपन बात करते हैं ऋण के 4R सिद्धांतों के बारे में। ऋण विश्लेषण के 4R सिद्धांत क्या हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें ऋण के 4R सिद्धांत तो इनके 4R सिद्धांत 4 है प्रमुख रूप से। उनको मैं आपको एक बार नाम लिख के वो बता देता हूँ कि 4 सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं, फिर अपन आगे अपन बात करते हैं। अगर अपन बात करें ऋण के 4R सिद्धांत के बारे में, किसके बारे में बात करें, 4R सिद्धांत के बारे में बात करें कि 4R सिद्धांत है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है वो होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से अपन को कितना रिटर्न मिलने की क्षमता है उनके बारे में बात करना है। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा होता है वो होता है रीपेमेंट कैपेसिटी। अपने वापस चुकाने की कितनी कैपेसिटी है, रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी के बाद में और अपन बात करें कि और इसके क्या क्या सिद्धांत है, तो अगला क्या सिद्धांत है वो है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। क्या है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। रिस्क बियरिंग एबिलिटी। और अपन बात करें कि और इसके क्या क्या मतलब सिद्धांत हो सकते हैं, तो अगला सिद्धांत आता है वो आता है रीपेमेंट्स प्लान। अपन वापस चुकाते हैं वो क्या प्लान होता है, रीपेमेंट्स प्लान। रीपेमेंट्स प्लान होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि किस्तों में चुकाना, एक होता है एक साथ में चुकाना, सिंगल रीपेमेंट मेथड, और दूसरा होता है वो होता है एमोस्टेड डिक्रीजिंग रीपेमेंट मेथड, यानी कि घटती हुई राशि में किस्तों में चुकाना। तो ये होता है अपना 4R सिद्धांत। अपन एक एक पढ़ते हैं। इसमें पहला अपना आता है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश से प्रतिफल। अपन कोई भी निवेश कर रहे हैं उससे अपन को कितना फायदा होता है उनके बारे में है वो पहला सिद्धांत है। यह ऋण विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसके अंतर्गत ऋणदाता इस बात की पुष्टि करता है कि ऋण प्रदान करने वाले के बाद में क्या उसे प्राप्त प्रतिफल ज्यादा होगा या नहीं। अगर प्राप्त प्रतिफल निवेश राशि से अधिक होता है तो ऋण प्रदान किया जाता है। क्या है कि अपन बात करें ऋण रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट या निवेश से प्रतिफल की बात करें तो ये ऋण विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें ऋणदाता होता है वो ये विश्लेषण करता है कि जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो जहाँ निवेश करेगा वहां से इनको प्रतिफल है वो अधिक मात्रा में मिलेगा या नहीं। अगर वहां से प्रतिफल अधिक मात्रा में मिलता है तो वो ऋण देगा, और अगर प्रतिफल है वो कम मात्रा में मिलता है तो वो संस्थान है उस व्यक्ति को ऋण नहीं देगी। दूसरा है कि प्रतिफल बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे क्या बोया जाए, कैसे बोया जाए, कितना बोया जाए, कब बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए, ये सब है किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर अपन प्रतिफल की बात करें कि बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, कब बोते हैं अपन, रबी ऋतु के अंदर कोई भी खरीफ की फसल तो नहीं बो रहे हैं, उनके बारे में भी है।
दूसरा कहाँ बोता है, उसके जलवायु परिस्थितियाँ कैसी है, कहाँ पर अपन बेचेंगे, जहाँ मंडी में अपन भाव अपना धान बेचेंगे उसमें क्या भाव रहने वाले हैं, उन सब के बारे में जानना अपन को अति आवश्यक होता है, जिसका सीधा प्रभाव प्रतिफल पर पड़ता है। इन सब का प्रभाव है वो प्रतिफल पर पड़ता है। यदि ऋण से प्राप्त अतिरिक्त आय ऋण एवं ब्याज की सम्मिलित राशि से अधिक है तो कृषक को ऋण प्राप्त करना चाहिए एवं ऋणदाता को ऋण देना चाहिए। अगर अपन बात करें जो अपनी अतिरिक्त आय है वो ऋण तथा ब्याज की अतिरिक्त आय से अधिक है, ब्याज के सम्मिलित राशि से अपन को अधिक है, मूलधन अगर ये मिश्र धन से अधिक है, जो अपन को निवेश कर रहे हैं, निवेश से आने वाली राशि अपन को मिलने वाली राशि है, यह अगर मिश्र धन से अधिक है, मिश्र धन में होता है मूलधन और ब्याज, इससे अगर अपन को अधिक प्राप्त होगी तो ऋण देने वाले जो ऋणदाता है उसको ऋण दे देना चाहिए। दूसरा है अपना रीपेमेंट कैपेसिटी, भुगतान क्षमता अपनी है, वो रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, वापस देने की क्षमता कितनी है। रीपेमेंट कैपेसिटी की बात करें तो ऋण प्रबंधन के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुसार यह देखा जाता है कि क्या किसान के पास ऋण को निश्चित समय में निर्धारित किस्तों में भुगतान करने की क्षमता है या नहीं। इसमें क्या होता है, रीपेमेंट कैपेसिटी में यह ऋण प्रबंधन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें यह देखा जाता है कि किसान को पास में जो ऋण अपन दे रहे हैं उस किसान को वापस चुकाने की क्षमता है या नहीं है। वो अगर किसान ऋण है वो किस्तों में वापस चुकाने की क्षमता रखता है तो अपन उसको दे देंगे, ऋण दे देंगे। किसान को प्राप्त अतिरिक्त आय भुगतान की निर्धारित किस्तों के समय अनुसार प्राप्त होती है या नहीं। जो किसान को आय प्राप्त होती है, किसान को जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती रहती है अपने निवेश किया हुआ है वहां से अगर किसान को आय प्राप्त होती है तो वो मतलब वापस किस्तों में चुकाते हैं, उससे अधिक प्राप्त होती है या नहीं, उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। इस प्रश्न का उत्तर अगर सकारात्मक होता है, अगर ये पॉजिटिव वे में आता है कि किसान को अतिरिक्त आय है वो प्राप्त होती है, तो ऋणदाता संस्थान किसान को ऋण स्वीकृत कर देना चाहिए तथा किसान को तभी ऋण लेना चाहिए। अगर उसके विपरीत अवस्था में ऋणदाता संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं करना चाहिए, न ही किसान को ऋण लेना चाहिए। किसान को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं वापस ऋण देने की कैपेसिटी रखता हूँ नहीं रखता हूँ। अगर उसकी वापस ऋण देने की कैपेसिटी होती है तो ही उस किसान को ऋण लेना चाहिए, अन्यथा किसान को ऋण नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में अगला है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, यानी कि जोखिम वहन करने की क्षमता। अगर अपन मान लो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से अपना रिस्क वाला रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वहां से अपन को रिस्क मिल सकती है, तो रिस्क उठाने की क्षमता अपने अंदर है या रिस्क उठाने की क्षमता अपने अंदर नहीं है, उन सब के बारे में भी है अपन को किसान को जानकारी ध्यान रखनी चाहिए। ऋण प्रबंधन के तीसरे सिद्धांत के अनुसार ऋणदाता संस्थान को यह सुनिश्चित करना होता है कि कृषक के पास उत्पादन नहीं होने की स्थिति में या फिर उत्पादन की मात्रा कम होने की स्थिति में ऋण चुकाने की क्षमता है या नहीं। इस रिस्क बियरिंग एबिलिटी में ऋणदाता की जो संस्थान होती है वो ये देखती है, अगर जहाँ किसान है निवेश कर रहा है वहाँ पर किसान को अगर निवेश प्राप्त नहीं होता है तो वो वहाँ निवेश से अगर उसको प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं होती है, तो किसान है वो ऋण कहाँ से चुकाएगा। उसको किसान को ऋण चुकाने के उसके पास सेकंड ऑप्शन है या नहीं है, प्लान बी एक्टिव है या नहीं है, उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कृषि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर है, अतः इसे अन्य व्यवसायों की अपेक्षा जोखिम अधिक होता है। भारतीय कृषि को है वो मानसून का जुआ कहा जाता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए हमेशा जोखिम उठाने की किसान के पास क्षमता होनी चाहिए। यदि किसान के पास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है तो उसे ऋण स्वीकृत करना चाहिए, इसके विपरीत नहीं करना चाहिए। किसान के पास उपलब्ध संपत्ति उसके जोखिम वहन करने की क्षमता को दर्शाती है। कृषि में निम्न प्रकार जोखिम व अनिश्चित होती है, जैसे उत्पादन जोखिम हो गया, तकनीकी संबंधी जोखिम हो गया, संस्थागत जोखिम हो गया, मौसमी अनिश्चितता या कीमत की अनिश्चितता। कृषि से संबंधित अपन की बात करें तो इसमें टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कोई कभी कभार या फिर उत्पादन में कमी आ जाती है, किसान को प्रॉपर भाव नहीं मिल पाते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें तो किसान को प्रतिकूल मौसमी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। इस बार अगर अपन देखें जैसे ही अपने मूंग वगैरह धान तैयार हुआ, मूंग वगैरह जो कंट्रोल है वो तैयार हुए तो बिंग माधव में हो गयो जना बिंग मतलब अपने क्वालिटी है बा खराब हो गई और क्वांटिटी है बिंग में भी कमी आई। अपने पश्चिमी मारवाड़ की बात करो और पश्चिमी राजस्थान की, तो हमें जो मूंग मोट तैयार होया
और गुवारी तैयार हो तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जो ये नागौर वाला बेल्ट है इनके अंदर बारिश हो गई और तैयार किए हुए मूंग के अंदर, बाजरी के अंदर सारा खत सिस्टम जो फसल थी वो नष्ट हो गई। तो जो किसान ऋण लेता है उसके पास ये मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ऋण देने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। अगला है रीपेमेंट प्लान्स। किसान को मतलब ऋण वापस देने की क्या क्या योजना होनी चाहिए उसके बारे में बात करें। किसान को ऋण वापस देने की 2 प्रकार की योजनाएं हो सकती है। या तो वो पूरी ऋण को जैसे आज ले लिया, आज से 6 महीने बाद या 12 महीने बाद पूरे ऋण को वापस एक ही किस्त में चुकाएगा, या फिर वो धीरे धीरे किस्तों के अंदर चुकाएगा कि इस बार 2000 दे दिए, प्रत्येक महीने वो 2-2000 देता रहेगा। तो इस प्रकार से वो रीपेमेंट्स प्लान होते हैं 2 प्रकार से, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ऋण अदायगी योजना निम्न प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है एक मुश्त ऋण अदायगी योजना यानी कि सिंगल रीपेमेंट्स प्लान। सिंगल रीपेमेंट्स प्लान में क्या हुए कि किसान हुए कोई भी वो एक हाथ रुपया ले रहा, पाछा एक हाथ चुका हुए, एक साथ में वो चुकाता है, तो वो होता है सिंगल रीपेमेंट्स प्लान। ऋण भुगतान की इस योजना में किसान के द्वारा प्राप्त धनराशि नियत समय में समाप्ति पर एक साथ एक मुश्त में भुगतान करना पड़ता है। इसको अपन है लंप सम रीपेमेंट प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंप सम रीपेमेंट प्लान भी कहते हैं। इसमें किसान है जो राशि होती है एक साथ में है वो चुकाता है। जैसे किसी किसान को आलू की फसल उगाने के लिए 15,000 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से उधार लेना है। यदि ब्याज की दर 12% है, वार्षिक हो तथा भुगतान का समय 6 माह हो, तो किसान को कितने रुपए बैंक को वापस देने होंगे? अगर अपन बात करें मूलधन की, तो किसान का मूलधन लिया है बैंक से, वो लिया है 15,000। कितना लिया है? किसान ने मूलधन लिया है वो 15,000 लिया है। और उसकी ब्याज की दर की बात करें, अपन लोन रेट की बात करें तो वो है 12%। एक की मिति अपन बोलते हैं ना, 1 रुपये ब्याज, 1 रुपया या 1 मिति बोलते हैं ना, अपन गांव में बोलते हैं कि 1 ही मिति अपन ब्याज पर रुपया दिया, यहाँ 1 ही मिति ब्याज मात्र रुपया लिया। 1 ही मिति को मतलब वो है 12%। या किन्हीं क्षेत्रों में कोई अलग क्षेत्र में बोले कि 1 रुपये के हिसाब से ब्याज दिनो, 1 रुपये मतलब 12% की दर के हिसाब से अपन ने ब्याज दिया या 12% दर के हिसाब से ब्याज लिया। तो यहाँ पर उसने 12% वार्षिक दर के हिसाब से लिया है और 6 माह में वो किसान को वापस चुका देगा। तो कितने किसान को रुपए चुकाने होंगे? मूलधन का साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है PRT इंटू 100। PRT इंटू 100। P का मतलब हो गया मूलधन, कितना हो गया? 15,000। मूलधन हो गया 15,000। रेट कितनी है? 12%। और टाइम कितना है? 6 माह बटा 12 इंटू 100। 12 कटे आया, क्योंकि अगर 1 साल का समय हो तो यहाँ पर अपन 1 लिख लेते। और अगर अब इसमें दिया हुआ है 6 महीने, 6 महीने होने की वजह से इसमें 12 का अपन भाग देंगे तो रुपए आएंगे 900। उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 900 रुपये है, उसको ब्याज के रूप में चुकाने पड़ेंगे। और अगर अपन कुल रुपयों की बात करें मिश्र धन की, तो मूलधन इंटू ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज 15,000 प्लस 900, यानी कि किसान को 6 महीने में 15,900 रुपये है वो चुकाने पड़ेंगे। इसका सूत्र होता है PRT इंटू 100, यानी कि मूलधन, समय और दर। मूलधन है 15,000, समय है 6 माह और दर है वो है 12% अपॉन 100 इंटू 12। अगर यहाँ पर 1 साल का दिया हुआ होता, 1 वर्ष का दिया हुआ होता, तो यहाँ पर अपन 12 से गुणा नहीं करते। ये अपन को ध्यान रखना है। यह तो हो गई मुस्तैदी के रूप में, यानी कि सिंगल रीपेमेंट प्लान हो गया। एक साथ में किसान को वो है 15,900 रुपये दे देगा। अब दूसरी विधि है वो है मतलब किस्तों के अंदर देना हुआ, घटती हुई किस्तों के अंदर देता है। घटती हुई किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना। दूसरी है घटती हुई किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना, एमोर्टिस्ड डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान्स के बारे में। इनकी अगर अपन बात करो, इन कई हुआ है किसान हुआ है जो घटते हुए मात्रा में 2-2 महीनों या 4-4 महीनों, 2-2 माह से या 4-4 माह से है वो अपने प्लान्स जो किस्तें होती है वो बैंक में जमा कराता रहता है और धीरे धीरे उसका ऋण है वो चुकता हो जाता है। इस तरह की योजना में ऋण चुकाने की राशि प्रति किस्त निरंतर कम होती जाती है। इस योजना में मूलधन की राशि भुगतान अवधि में प्रत्येक किस्त में समान रहती है। मूलधन की राशि होती है वो प्रत्येक किस्त में समान रहती है तथा प्राप्त मूल धनराशि में किस्तों की संख्या का भाग देकर प्रति किस्त मूलधन की राशि ज्ञात कर ली जाती है।
ब्याज की राशि प्रथम वर्ष में अधिक होती है तथा उसके बाद के वर्षों में मूलधन की राशि के कम होने के साथ साथ ब्याज की राशि भी कम होती जाती है। अतः भुगतान की राशि की किस्त प्रथम वर्ष में अधिक आती है तथा उसके बाद में निरंतर घटती जाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, एक किसान थ्रेसर खरीदने के लिए 10,000 रुपये 5 वर्ष के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लेता है, उधार लेता है। तो इस शर्त पर लेता है कि वो प्रतिवर्ष 2,000 मूल राशि और बकाया राशि ब्याज का भुगतान करता रहेगा। ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो किसान की प्रति भुगतान ज्ञात कीजिए। किसान ने कुल कितनी राशि ली थी? 10,000 लिया। किसान ने कुल है वो 1,00,000 रुपए है वो बैंक से लिए है और 5 वर्ष के लिए है और प्रत्येक वर्ष में वो है लगभग 2,000 रुपये वो चुकाएगा। तो प्रथम वर्ष 2,000 चुकाएगा तो उसको ब्याज की राशि होगी वो 1,000 रुपये होगी और भुगतान करेगा वो 3,000 रुपये का करेगा। पीछे बचेंगे उसके 8,000। फिर दूसरे वर्ष 2,000 और चुकाएगा, उसके ब्याज होगा वो 800 रुपये का होगा। कुल उसको भुगतान करना पड़ेगा 2,800 रुपये का। पीछे बचेंगे 6,000। अगले वर्ष वो 2,000 और चुकाएगा, उसका ब्याज होगा वो 600 रुपये होगा। 2,600 रुपये उसको भुगतान करनी पड़ेगी और उससे के बाद में उसकी जो पीछे बैलेंस बचेगा वो 4,000 का बचेगा। अगले माह वो फिर 2,000 चुकाएगा, फिर वो है जो 400 रुपये का ब्याज देगा, 2,400 रुपये वो जमा करेगा और पीछे 2,000 और बचेंगे, लास्ट में वो 2,000 रुपये दे देगा। इस प्रकार से है वो किस्तों में पहली बार किसान ने 3,000 रुपये जमा किए, दूसरी किस्त में 2,800 रुपये जमा किए, तीसरी किस्त में 2,600 रुपये और फिर 2,400 रुपये, ऐसे है फिर 2,200 रुपये धीरे धीरे करके वो जमा करेगा। तो इस प्रकार से किस्तों के अंदर ऋण दिया जाता है। तो वो होता है अपना एनालॉस्टिक डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान के बारे में। अब अपन आगे बात करते हैं और बात करते हैं अपन 3C के बारे में। तो अगला बार करेगा वो 2,200 रुपये देगा और कुल किसान को 13,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें से 3,000 रुपये उसके ब्याज के होंगे और 10,000 रुपये उसने लिए। वो किसान को इस प्रकार के ऋण अदायगी योजना का चुनाव तब करना चाहिए जब शुरुआत के अंदर ज़्यादा आय प्राप्त हो और बाद में आय धीरे धीरे कम हो जाए। जब किसान के पास शुरुआत में आय है वो ज़्यादा प्राप्त होती है, बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इस प्रकार की योजना का उनको लाभ लेना चाहिए। अगला 30 की बात करें तो समान किस्त परिशोधन ऋण अदायगी योजना। इसमें क्या होता है कि कुल समान किस्त परिशोधन की बात करें अपन तो इसमें एक माह के अंदर किस्त फिक्स होती है, उसकी घटती हुई मात्रा नहीं होती है। इसमें कुल ऋण के भुगतान अवधि की ब्याज राशि को सम्मिलित करके उसे समान रूप से किस्तों में विभाजित कर दिया जाता है तथा किसान को प्रति किस्त समान राशि में धन का भुगतान करना होता है। प्रति किस्त में है उसको समान राशि की देना पड़ता है, उसको भुगतान करना पड़ता है। ऋण भुगतान की इस अदायगी योजना में प्रथम वर्षों में मूलधन की राशि कम तथा ब्याज की राशि अधिक होती है और धीरे धीरे मूलधन की राशि बढ़ती जाती है और ब्याज की राशि में कमी आती जाती है। किसान को इस प्रकार की ऋण अदायगी योजना चुनाव तब करना चाहिए जब उसे समान रूप से आय प्राप्त अवसर दी गई। जब किसान को समान रूप से आय प्राप्त होती है तब उसको एमोस्टेट इवेंट्स रीपेमेंट्स प्लान को एक्टिव करना चाहिए। इसका सूत्र होता है वो होता है मूलधन ब्याज की दर कितना प्रतिशत है और 1 - 1 प्लस ब्याज की दर है और माइनस होता है वो होता है वर्ष, ये होता है। अब अगले अपन बढ़े तो अपना ये 4R सिद्धांत हो गया। अब अपन बात करते हैं 3C सिद्धांत के बारे में कि 3C सिद्धांत क्या होता है। अगर अपन 3C सिद्धांत को बात करें तो 3C सिद्धांत है ये ऋण देने वाली संस्थान है। ऋण देने वाली संस्था के दृष्टिकोण में 3C सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें अपन उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखेंगे, चरित्र देखेंगे, उसकी कैपेसिटी देखेंगे और उसकी कैपिटल देखेंगे। कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल, इन तीनों के बारे में अपन देखेंगे। कैरेक्टर की बात करें तो किसी भी प्रकार के ऋण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विश्वास। विश्वास, ऋण देने वाली संस्था को विश्वास होना चाहिए किसी व्यक्ति पर। लोन देने वाला लोन लेने वाले पर अगर विश्वास करता है तो वो लोन मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देता है, लेकिन विश्वास होना ज़्यादा जरूरी है। चरित्र से तात्पर्य किसी भी किसान में
ऋण चुकाने की ईमानदारी, सच्चाई, जिम्मेदारी, मेहनती इत्यादि गुणों से है। ऋण चुकाने की ईमानदारी होनी चाहिए, उसके पास सच्चाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेहनती होनी चाहिए। अगर सभी गुण विद्यमान है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को ऋण भुगतान करने की क्षमता है। और किसी भी व्यक्ति को अच्छी मानसिकता एवं अच्छा चरित्र उसके ऋण चरित्र को दर्शाता है। अगर व्यक्ति अच्छे चरित्र का है, उसकी ईमानदारी पर उसे विश्वास है, मेहनत पर, उसकी सच्ची लगन पर, तो वो है ऋण देने वाली संस्थान है उसको ऋण दे देती है। वैसे ही अपन को भी है जो पढ़ाई लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ है वो कभी भी अपने ऊपर ऋण नहीं रखेगी। आज अपन पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। अपन को कंटिन्यूटी है पढ़ाई में रखना जरूरी है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। नशा ना करने वाला, बुरी आदतों से दूर रहने वाला या दिवालिया वगैरह नहीं होना चाहिए। ये होते हैं इसके कैरेक्टर से वो गुण दर्शाते हैं। अगला है वो है कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता से तात्पर्य है किसान के द्वारा ऋण नियत समय पर ऋण चुकाने की क्षमता से दर्शाया जाता है। क्षमता मुख्यतः ऋण भुगतान का एक प्रतीक होता है। अतः किसान को ऋण स्वीकृत करते समय उसके ऋण भुगतान की क्षमता भी जांच की जाती है। क्षमता से तात्पर्य क्या होता है कि नियत समय के अंदर किसान है वो ऋण है वो चुका पाता है या नहीं चुका पाता है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर किसान के अंदर ऋण चुकाने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उसको ऋण देगी संस्थान, और अन्यथा नहीं देगी। क्षमता किसी भी किसान की ऋण अदायगी क्षमता को दर्शाती है। क्षमता निर्भर करती है किसी भी फार्म बिजनेस से प्राप्त होने वाली आय के ऊपर। क्षमता इक्वल टू होती है वो होती है आय की। अगर आय अपने पास अधिक है, अगर अपने पास इनकम है वो अधिक है, तो अपन के पास ऋण चुकाने की जो क्षमता होती है, ऋण चुकाने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, अधिक होगी। तो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो समानुपाती होती है इनकम के। अगर अपने पास इनकम अधिक है तो अपनी ऋण चुकाने की कैपेसिटी होगी वो भी अधिक होगी। अगला है कैपिटल। अगर अपन कैपिटल की बात करें तो पूंजी से अभिप्राय किसान की शुद्ध परिसंपत्तियों से है। जिन परिसंपत्तियों के माध्यम से किसान विपरीत परिस्थितियों में जब वो ऋण नहीं चुका पाए, ऐसी परिस्थिति में उसे संपत्ति को बिक्री या बंधक रख कर उनका भुगतान करना चाहिए। अगर किसान के पास कैपिटल है तो वो क्या करेगा, किसान के विपरीत परिस्थितियों के अंदर ऋण नहीं चुका पाता है तो उस धन को वो है गिरवी रखकर या बंधक बनाकर है उस ऋण को है वो चुकाएगा। इसलिए कैपिटल भी किसान के पास होना जरूरी है। ये उसका रीपेमेंट कैपेसिटी एवं जोखिम वहन करने की क्षमता को है वो दर्शाती है। तो आज की क्लास में अपन ने 4R सिद्धांत एवं 3C सिद्धांत के बारे में पढ़ा। कल पढ़ेंगे अपन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में, एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आज को आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास में इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो और मुझे भी है यूँ पढ़ाने में गर्व महसूस हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।